Island is a big landmass that is surrounded by a water body from all its sides. So, oceans and seas surround islands from every side. This makes islands sometimes very isolated regions of the world. But human beings, with the use of modern technology, has conquered all these islands one by one. Hello everyone, this is Kumar Gaurav, and in this video of Bark, we are going to study each and every islands of India and all aspects related to it, which is important for our BPSC examination. Before we delve deeper, let's understand what do we mean by the term island. कि हम आइलैंड से समझते क्या हैं. आइलैंड ऐसे भूमि को कहते हैं, ऐसे लैंडमास को कहते हैं विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स. तो अगर मानते हैं कि ये एक भूमि है, ये एक जमीन का भाग है, तो इसके चारों तरफ अगर पानी है तो हम इसे आइलैंड कहेंगे. इफ वाटर इज सराउंडिंग दिस लैंड मास फ्रॉम ऑल इट साइड्स, तो इस ऐसे भूमि को हम क्या कहेंगे? ऐसे भूमि को हम आइलैंड कहते हैं. ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स है पूरे विश्व में, जैसे ग्रीनलैंड आपने देखा होगा, जैसे मेडागास्कर आपने देखा होगा, जैसे सुमात्रा आइलैंड आपने देखा होगा, और भारत का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा. तो ये जो आइलैंड है, अब हम जानते हैं कि जो बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू वुड हैव सीन द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. जो ऑस्ट्रेलिया है लगभग कुछ इस तरीका से दिखता है. तो ये ऑस्ट्रेलिया भी तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. अगर ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ तस्मानिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. तो क्या हमें ऑस्ट्रेलिया को भी एक आइलैंड कहना चाहिए? तो आंसर है क्लियरली नहीं. ऐसे लैंडमास जो कॉन्टिनेंटल साइज के हैं, जिनका साइज बहुत बड़ा है, ऐसे लैंडमास को तो हम आइलैंड नहीं कहते हैं. पर उनसे छोटे, जो कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, जिनका साइज इतने बड़े तो ना हो कि उसे कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जाए, पर वो चारों तरफ से पानी से घिरे हों और काफ़ी बड़ा हों. अब इसका मतलब ये नहीं कि एक तालाब के बीच में रखा हुआ कुछ सामान भी आइलैंड कहलाएगा, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि उसका साइज छोटा है. तो इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि कितना साइज लेना है. पर इन ए रफ टर्म्स वी डोंट काउंट कॉन्टिनेंट्स एज आइलैंड्स बिकॉज ऑल द कॉन्टिनेंट्स और मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट साइड्स. जैसे एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, जैसे एग्जाम्पल है अंटार्कटिका. अगर आपने अंटार्कटिका देखा होगा तो साउथ पोल के पास ऐसे करके एक बड़ी सी भूमि है जो चारों तरफ से साउथ सदर्न ओशियन से घिरी हुई है. उसको भी हम लोग आइलैंड नहीं बोलते हैं. रीजन इज सिंपल कि कॉन्टिनेंट्स आर नॉट काउंटेड एज आइलैंड्स. जो बड़े लैंडमास होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल साइज के, उन्हें तो नहीं कहेंगे हम आइलैंड. पर जो छोटे होते हैं, पर इतने भी छोटे नहीं कि वो एक मानव के दृष्टिकोण से बहुत छोटा हो जाए, तो जनरली हम ऐसे भूमि को हम आइलैंड कहते हैं. इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक एक करके हम पढ़ेंगे. भारत में जो आइलैंड है, इंडिया हैज टोटल 1382 ऑफशोर आइडेंटिफाइड आइलैंड. ऑफशोर मतलब होता है, शोर मतलब होता है जो शोर के पास है. ऑनशोर का मतलब होता है ऑन शोर. शोर मतलब होता है किनारा. तो SHOR जो है वो समुद्री किनारा को शोर बोलते हैं. जो ऑनशोर का मतलब होता है किनारे के ऊपर जो जमीन पर जो एरिया है उसको ऑनशोर बोलते हैं. और जो समुद्र में किनारे से दूर है, ऐसे भूमि को हम ऑफशोर कहते हैं, या ऐसे जगह को हम लोग ऑफशोर कहते हैं. तो इंडिया के पास करीब ऑफशोर जो है, यानी कि जो समुद्र में है, ऐसे लगभग 1382 आइलैंड है. अब ये डाटा को याद नहीं रखना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव मोर देन 1000 आइलैंड्स. तो क्या हमें 1000 आइलैंड्स का नाम याद रखना है? नहीं, हमें सिर्फ कुछ आइलैंड्स का नाम याद रखना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे ही आइलैंड्स का कॉम्पाइलेशन हम आपके पास लाए हैं. तो इंडिया हैज़ अराउंड 1382 ऑफशोर आइडेंटिफाइड आइलैंड्स. द मेजर आइलैंड्स ग्रुप, इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. एक है अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड्स. जैसे कि अगर ये इंडिया का मैप हम देखें कि ये इंडिया का मैप है, तो इस तरफ आता है बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसको कहते हैं हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और इस तरफ है अरेबियन सी, यहाँ भी एक आइलैंड ग्रुप है इंडिया के पास, जिसे हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड. अब ये जो आर्किपेलागो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर ओरिजिन. मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे अंडमान निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड है. आगे देखेंगे लगभग 262 आइलैंड के करीब है. तो ये पूरा एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसमें 262 से ज़्यादा आइलैंड्स है. इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है. ऑल ऑफ देम आर रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट. वो दो, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो टेक्टोनिक प्लेट टकराए, उसके कारण अंडमान एंड निकोबार का निर्माण हुआ. यानी निर्माण सिमिलर है, स्ट्रक्चर सिमिलर है,
तो इसके कारण द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर दे कैन बी कॉल्ड एज एन आर्किपेलागो, यानी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग आर्किपेलागो कहते हैं जब उसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सिमिलर हो। यानी एक इंडिविजुअल आइलैंड को हम आर्किपेलागो नहीं कहेंगे, उसके लिए ग्रुप ऑफ आइलैंड होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो और सेम ओरिजिन हो, तब हम उसे आर्किपेलागो कहेंगे। इंडिया के पास दो आर्किपेलागो माना जा सकता है, एक जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है, इस तरफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऊपर अंडमान है, और नीचे एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको बोलते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसी तरह इस तरफ जो है अरेबियन सी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हम लोग कह सकते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब यही दोनों को हम लोग को डिटेल से पढ़ना है और कुछ अदर आइलैंड्स के बारे में भी पढ़ना है जो आगे पढ़ेंगे। देखिए अंडमान एंड निकोबार आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में देखिए यहाँ पर से ये अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, ये सब देखेंगे आगे। पर दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक जो ऊपर वाला ग्रुप है इसको अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं और नीचे वाले ग्रुप को निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और दोनों के बीच में जो पानी जो सेपरेट करती है, ए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर सेपरेटिंग दीज टू आइलैंड्स इज नोन एज 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्योंकि ये 10 डिग्री लेटीट्यूड पर रहेंगे। पिछले क्लास में हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो 10 डिग्री लेटीट्यूड है वो यहीं से गुजरती है, और क्योंकि ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स यहाँ से बहुत सारे सी जाते हैं, नाव जाते हैं, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। इसे हम डिटेल में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए और एक मैप लाए हैं, ये देखिए ये म्यांमार का रीजन है, और इसी के नीचे लगता है जैसे अंडमान एंड निकोबार इसी का कंटिन्यूएशन हो। यहाँ अंडमान आइलैंड है, यहाँ निकोबार आइलैंड है, और यहाँ जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का वो भी बहुत नज़दीक है। यहाँ देखिए एक और है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, और ये देखिए ये जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, उससे ये जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो लगभग अंडमान निकोबार का पार्ट आ जाता है, ये जो दिख रहा है मान लीजिए यहाँ तक अंडमान निकोबार का पार्ट है, और यहाँ से शुरू हो जाता है सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सो देयर इज ए स्मॉल गैप, अ स्मॉल चैनल, एंड दिस चैनल इज नोन एज ग्रेट चैनल। आगे इसके बारे में भी देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ मैप से समझ रहे हैं, मैप से देख रहे हैं कि ये अगर इंडिया है तो इंडिया के कंपेरिजन में यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है और यहाँ सुमात्रा आइलैंड कितना नज़दीक है। और यहीं पर हमने पिछला बार बात किया था आपको कि स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में, उस समय हमारे पास मैप नहीं था। तो यहाँ देख लीजिए कि ये जो थाईलैंड देश है, थाईलैंड नीचे इस तरह से लटका हुआ है, थाईलैंड की जमीन जो है ये नीचे की ओर बढ़ा हुआ है। थाईलैंड के बाद जो यहाँ पर कंट्री है वो है मलेशिया, तो ये मलेशिया का पार्ट है। और यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है सिंगापुर, तो सिंगापुर एक कंट्री है लेकिन वो आइलैंड है, और यही मलेशिया और सिंगापुर ऊपर में, और नीचे ये जो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसके बीच में एक गैप है। यही गैप को क्या बोलते हैं, इसी को स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं। हमने पढ़ा था स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज ए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर विच सेपरेट्स टू लार्ज लैंड मासेस। इधर एक लैंड मास है, इधर एक लैंड मास है, इसको सेपरेट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसके बीच में है, तो ऊपर मलेशिया और सिंगापुर है, और नीचे जो सुमात्रा आइलैंड है उसके बीच में है। इस तरफ देखिए अंडमान सी है, और इस तरफ देखिए थोड़ा ये जो दिख रहा है आपको बोर्नियो आइलैंड यहाँ पर, और इसके ऊपर में ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इसको एक तरीका से कनेक्ट कर रही है ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पर इतना काफ़ी है कि ये जो अंडमान निकोबार जब हम पढ़ेंगे तो उसके सिग्निफिकेंस में देखेंगे कि अंडमान निकोबार जो है आइलैंड, दिस आइलैंड ग्रुप इज़ वेरी क्लोज टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इसके वजह से अगर हम यहाँ पर ट्राई सर्विसेज कमांड बनाए हैं, ट्राई सर्विसेज कमांड मतलब जहां आर्मी भी हो, नेवी भी हो, एयरफोर्स हो, वैसे कमांड, और उसके कारण हम इसका निगरानी भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका निगरानी का मतलब कि हम बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जाने वाले सभी शिप को यहाँ से देख सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे सबसे पहले हम अंडमान के बारे में पढ़ते हैं, यानी अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ते हैं। पहले ही पढ़ें कि इंडिया के पास लगभग 1382 ऑफशोर आइडेंटिफाई आइलैंड है, और जो मेजर आइलैंड ग्रुप से उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक का क्या नाम है, एक का नाम है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और दूसरे का है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़े, तो इसका लोकेशन के बारे में अगर पढ़े तो ये कहाँ सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, रनिंग लाइक ए नैरो चेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए आप मैप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये अगर मैप देखें तो अगर हम इसमें अंडमान निकोबार तो सही तरीका से नहीं दिया हुआ है, पर यहाँ अंडमान निकोबार ये है। अगर ये अंडमान निकोबार है तो क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में, पहला चीज समझ में आया। दूसरा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये लगता है ऐसे पतला चेन हो। फिर
और क्या बता रहा है, फिर दूसरा बता रहा है दे एक्सटेंड बिटवीन 645 टू 1345 एंड 9210 टू 9410 कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 590 किलोमीटर। इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर ये सिंपल बता रहा है कि जो लेटीट्यूड में अगर बात करें या लॉन्गिट्यूड में जब बात करें, या सबसे पहले लेटीट्यूड का बात करें, तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ऊपर में कौन सा आइलैंड है, ऊपर में अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, नीचे कौन सा आइलैंड है, नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ये आगे सब आएगा लिखा हुआ। तो ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है। जैसा हमने इंडिया का पढ़ रहा था तो इंडियन मैनलैंड का देखा था कि इंडियन मैनलैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होती है, इस लेटीट्यूड से शुरू होती है, लेकिन अंडमान निकोबार उससे भी 2 स्टेप नीचे है और ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से शुरू होती है और लगभग 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक जाती है। क्योंकि ये भी 45 है, ये भी 45 है और 7 का अंतर है, तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि लगभग 7 डिग्री लेटीट्यूड में ये एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूड का बात करें तो ये लगभग 92 डिग्री 10 मिनट ईस्ट से लेकर 94 डिग्री 15 मिनट ईस्ट तक जाती है। क्या इसे याद रखना है? बिल्कुल याद रखने का जरूरत ना है, पर एक रफ थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि लगभग 92 से 94 और इधर 6 से 7, ये पॉइंट तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है पिग्मेलियन पॉइंट है और वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसके बारे में आगे हम और डिटेल से देखने वाले हैं। पर जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, तो ईजी है 6 to 13, क्योंकि ये आपको याद रखना है, ये तो बस 7 ऐड करना है तो 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर पहुंच जाइएगा। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 92 से 94 ईस्ट के बीच में ये अंडमान निकोबार है। ये जो आर्किपिलागो है इसमें लगभग 265 बिग एंड स्मॉल आइलैंड है। ये भी आपको याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कितना आइलैंड है, पर एक रफ याद रख सकते हैं कि लगभग 200 आइलैंड से ज़्यादा है। 265 आइलैंड के आसपास दोनों अंडमान निकोबार में जब मिला दें तो 265 आइलैंड से ज़्यादा है और इसमें अंडमान के पास ज़्यादा आइलैंड है, निकोबार के पास थोड़ा कम आइलैंड है। पर ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने आइलैंड एग्जैक्ट हैं, 260 के आसपास है, थोड़ा अंडमान में ज़्यादा है। दे आर ऑल्सो नोन एज एमरल्ड आइलैंड। एमरल्ड का मतलब होता है मोती, इसलिए ये मोती की तरह दिखते हैं, इसलिए एमरल्ड आइलैंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका पूछने का प्रबल संभावना है कि भारत में किस आइलैंड ग्रुप को एमरल्ड आइलैंड्स बोलते हैं। सो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज आल्सो नोन एज एमरल्ड आइलैंड। ये एमरल्ड आइलैंड के नाम से भी जाने जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है शायद किसी एग्जाम में कि एमरल्ड आइलैंड्स किसे कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। ऊपर में जो प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट, ऊपर में प्लेट है। यूरेशियन प्लेट के बारे में शायद आप फिजिकल ज्योग्राफी में ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं, पर ऊपर में ऐसा सिंपल समझ सकते हैं जिसके ऊपर घर बना हुआ है, मिट्टी है, उसके नीचे एक पर्वत है, एक रॉक स्ट्रक्चर है, उसको हम प्लेट कहते हैं, जो मूव करती है। तो ऊपर में है यूरेशियन प्लेट, नीचे एक प्लेट था, इस तरह जो स्ट्रक्चर है इंडियन प्लेट। ये ठीक से नहीं बना। तो इंडियन प्लेट का जो हम पेनिनसुलर पार्ट हमने पढ़ा है, वही वाला जो पेनिनसुलर पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन प्लेट बोलते हैं। तो ये इंडियन प्लेट है और ऊपर में यूरेशियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट का ही एक भाग था जो कि साउथ नॉर्थ ईस्ट में था, इसी को बोलते हैं बर्मा माइनर प्लेट। जहां अभी म्यांमार है उसके नीचे एक प्लेट था बर्मा माइनर प्लेट। ये जो प्लेट है उसको 2 पार्ट में बांटते हैं, मेजर और माइनर प्लेट। तो ये बर्मा माइनर प्लेट था और इस तरफ इंडियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट का टक्कर हुआ बर्मा माइनर प्लेट से, तो उसी से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे आज हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं, जो हिमालय का ही पार्ट है। ये पूर्वांचल हिल्स और साथ में पूर्वांचल हिल्स के साथ जो म्यांमार का कंट्री में एक पर्वत श्रृंखला बना, उसे हम लोग आराकान योमा रेंज बोलते हैं। यानी जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो जिस तरह से नॉर्थ में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, उसी तरीका से नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स का फॉर्मेशन हुआ। जो भारत में है उसे पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, उसी का पार्ट जो म्यांमार के कंट्री में चला गया उसे हम लोग आराकान योमा भी बोलते हैं, आराकान योमा रेंज भी बोलते हैं, आराकान योमा पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं, आराकान योमा। यही आराकान योमा ऐसा लगता है कि समुद्र से फिर से उठता है, यानी यही आराकान योमा का एक्सटेंशन बे ऑफ बंगाल में है और कुछ जगह ये पानी के अंदर चला गया, वो नहीं दिखता है, और जो दिखता है उसी को हम अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। जैसे ये जो फिगर हमने लाया था, हमने यही बताने के लिए लाया था कि देखिए ये म्यांमार का हिस्सा है, यहाँ पर जो हिल है वो आराकान योमा है। ये देखिए कंटिन्यूअस हिल लगता है, ऐसा लगता है कि एक ही हिल यहाँ तक आया है। फिर यहाँ पर कुछ आइलैंड ही क्यों दिखता है? क्योंकि बाकी सब उतने ऊंचे नहीं है और वो पानी में अंदर हैं, इसलिए ये सब एक ही पार्ट है। हिमालय जिस समय बना उसी समय बर्मा माइनर प्लेट से जब इंडियन प्लेट की टक्कर हुई तब कुछ पर्वत श्रृंखला बनी, उसी को ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और म्यांमार में उसी को आराकान योमा बोलते हैं, आराकान योमा बोलते हैं। उसी आराकान योमा का एक साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है वो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो समुद्र से बाहर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है?
वही चीज लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। दे वर फॉर्म्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है, दे वर फॉर्म्ड ड्यू टू ए कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट, एक तरफ इंडियन प्लेट है, एंड बर्मा माइनर प्लेट, पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का ही पार्ट था बर्मा माइनर प्लेट, और ये बर्मा माइनर प्लेट और इंडियन प्लेट में टक्कर हुई। सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज भी इसी तरह फॉर्मेशन हुए, वो बर्मा माइनर से नहीं, डायरेक्ट इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराया, फोल्डिंग हुआ, और उससे जो पर्वत श्रृंखला बना उसे हिमालय कहते हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में जब बर्मा माइनर और इंडियन प्लेट की टक्कर हुई तो पूर्वांचल हिल्स और याराकानियोमा बना, और वही अराकानियोमा का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है, दे आर द साउथवर्ड, अंडमान निकोबार आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अराकानियोमा रेंज इन म्यांमार, विच इज इटसेल्फ एन एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स के जो सटा हुआ पर्वत श्रृंखला है उसको अराकानियोमा बोलते हैं, और ये ऐसा है। जियोलॉजी कैसा है, मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ टर्सरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल रेस्टिंग ऑन बेसिक वोल्केनो सिमिलर टू हिमालय, सम ऑफ आइलैंड्स आर फ्रिंज्ड, तो इसको बाद में देखेंगे, पर ये सिंपल बता रहा है कि जो ये आइलैंड बन गया उसके ऊपर अभी कुछ कोरल रिफ्स भी आ गए हैं। अच्छा, आपको कोरल रिफ्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, या रहने दीजिए, आगे जब हम लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ेंगे तो देखेंगे उसका कोरल ओरिजिन है, और कोरल का कैसे, कोरल से हम फॉर्मेशन हो जाती है इसकी आइलैंड की, तो वहाँ पर देखेंगे। पर यहाँ पर ये देख सकते हैं हम कि ये जो है हाईएस्ट पीक जो अंडमान निकोबार में है वो हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है, और ये है सैडल पीक। तो हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार का क्या है, सैडल पीक है। अब आप देखेंगे कि नॉर्थ अंडमान क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, साउथ अंडमान क्या होता है, मिडिल अंडमान क्या होता है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके लिए एक डायग्राम आपको बनाते हैं, इस डायग्राम को संभव है तो कॉपी में बना लीजिएगा, नहीं तो कहीं पर नोट सोर्स में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये डायग्राम बनाते हैं, इससे पूरा अंडमान निकोबार जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले जो आइलैंड है उसको हम लोग कहते हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी ऊपर में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको बोलते हैं अंडमान आइलैंड्स, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वही नीचे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये तो क्लियर हो गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को दो पार्ट में बोलते हैं, एक ऊपर में अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, नीचे में निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। बीच में जो वाटर जो सेपरेट करते हैं ये दोनों को, यही वाटर को क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। यानी कि ये भी याद हो गया कि अंडमान निकोबार जो दो आइलैंड ग्रुप है उसको जो सेपरेट करती है वो 10 डिग्री चैनल है। अब ये अंडमान के ऊपर में, सबसे ऊपर में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं कोको आइलैंड। अंडमान के जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है उसके भी ऊपर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं कोको आइलैंड, कोको द्वीप बोलते हैं। तो कोको आइलैंड है, ये हमारा आइलैंड नहीं है, ये म्यांमार का आइलैंड है। एक आइलैंड है कोको आइलैंड, सबसे ऊपर में जो अंडमान ग्रुप है उससे भी ऊपर में एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड, जो म्यांमार का हिस्सा है। लेकिन यही कोको आइलैंड के जस्ट नीचे में एक वाटर चैनल है जो इंडिया का अंडमान ग्रुप है उससे कोको आइलैंड को सेपरेट करती है, इसी को बोलते हैं कोको चैनल। ये भी इजी है क्योंकि कोको चैनल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सबसे ऊपर में एक आइलैंड है कोको आइलैंड जो म्यांमार का है, और यही कोको आइलैंड से भारत के आइलैंड को सेपरेट करती है कोको चैनल अंडमान आइलैंड से। अब अंडमान आइलैंड जो है इसके सबसे नॉर्दर्न मोस्ट जो आइलैंड है उसी का नाम है नॉर्थ अंडमान। तो अंडमान के जो सबसे नॉर्थ में आइलैंड है इसी का नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। तो सबसे ऊपर में जो आइलैंड है ये है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के नीचे जो आइलैंड है इसको हम लोग मिडिल अंडमान कहते हैं। नॉर्थ के नीचे एक आइलैंड है इसको हम लोग मिडिल अंडमान बोलते हैं। यानी पहले तो हमने देखा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को दो पार्ट में बांटा, ऊपर वाला को अंडमान बोला, नीचे को निकोबार बोला। अब अंडमान का भी हम पार्ट कर रहे हैं, अंडमान में भी जो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है उसको पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर वाला को क्या बोला, नॉर्थ आइलैंड, सबसे ऊपर वाला को हमने कहा नॉर्थ आइलैंड, उससे नीचे मिडिल आइलैंड, उससे भी नीचे जो आइलैंड है उसको हम लोग कहते हैं साउथ आइलैंड, साउथ या लोअर आइलैंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं साउथ या फिर लोअर अंडमान भी बोलते हैं, साउथ या लोअर अंडमान। और इसके नीचे एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान, क्योंकि ये थोड़ा छोटा साइज है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के नीचे है 10 डिग्री चैनल। अब ये जो साउथ अंडमान है और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक वाटर चैनल है जिसको हम लोग कहते हैं डंकन पैसेज। इसको क्या कहते हैं, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। एक बार फिर से देखिए, हम इसको रिपीट करते हैं। अंडमान निकोबार ग्रुप दो सेपरेट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ऊपर वाले को अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, नीचे को निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। जो अंडमान के भी ऊपर है जो म्यांमार का आइलैंड है उसको हम कोको आइलैंड बोलते हैं। उसको जो नॉर्थ अंडमान से सेपरेट करता है या उसको जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करता है वो एक चैनल है जिसे हम लोग कोको चैनल बोलते हैं। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट में है नॉर्थ बोला, मिडिल में है मिडिल बोला, साउथ में है साउथ बोला, और उसके नीचे डंकन पैसेज है जिसके बाद एक और आइलैंड है जिसको लिटिल अंडमान कहते हैं। यानी अंडमान ग्रुप में 4 आइलैंड हमने पढ़ा, नॉर्थ अंडमान,
मिडिल अंडमान, साउथ या लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लोअर अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पैसेज, इसलिए नाम ऐसा है। नॉर्थ पहले है, फिर मिडिल है, फिर साउथ है। लिटिल तो दूसरी तरह का नाम है ना, इसलिए लिटिल और साउथ के बीच में क्या है, डंकन पैसेज है। अब निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें जो पहला आइलैंड है, यानी जो जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड या लिटिल अंडमान से जो नज़दीक है, या 10 डिग्री से जो चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है इससे नज़दीक है, ये जो आइलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार। इसको क्या बोलते हैं, कार निकोबार। कार निकोबार आइलैंड का नाम है। उसके बाद यहाँ भी एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार। ऊपर में लिटिल अंडमान था, नीचे लिटिल लिटिल निकोबार। और जो सबसे नीचे ग्रुप है, जो सबसे नीचे आइलैंड है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। इसका नाम ग्रेट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। अंडमान निकोबार तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स है, 265 आइलैंड के आसपास हमने देखा। उन आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वही है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ये ग्रेट निकोबार जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड भी है इंडिया का, यही ग्रेट निकोबार आइलैंड के जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये ग्रेट निकोबार पर सिचुएटेड है। ग्रेट निकोबार का भी सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट इसी को बोलते हैं। इसी का लेटीट्यूड कितना है, इसी का लेटीट्यूड हमने जो अभी पढ़ा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये किसका लेटीट्यूड है, ये पिग्मेलियन पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार का नॉर्दर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट का है। यही पॉइंट क्या है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, यानी भारत की भूमि की जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो यही ग्रेट निकोबार पर सिचुएटेड सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, जिसका लेटीट्यूड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। अब यही जो ग्रेट निकोबार है इसके पास ही एक आइलैंड है, इस आइलैंड को क्या बोलते हैं, सुमात्रा आइलैंड। जो ऊपर हमने दिखाया जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड। यही सुमात्रा आइलैंड है। और सुमात्रा आइलैंड और ग्रेट निकोबार के बीच में एक वाटर चैनल है जिसको हम लोग ग्रेट चैनल बोलते हैं, ग्रेट चैनल। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल। एक दूसरे से लिंक करके देखिए कितना आसान लगेगा याद करना, क्योंकि इसका नाम ग्रेट निकोबार है इसलिए इसके नीचे जो चैनल है वो क्या है, ग्रेट चैनल है। ऊपर में देखिए कोको आइलैंड है, उसके नीचे जो चैनल है क्या है, कोको चैनल है। साउथ और लोअर को जो सेपरेट कर, साउथ और लिटिल को जो सेपरेट करता है अंडमान में, उसका नाम क्या है, डंकन पैसेज है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को सेपरेट करती है। 10 डिग्री चैनल क्या करती है, अंडमान निकोबार को सेपरेट करती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो सबसे पहले अगर हम एक बार फिर से अगर इसको रिवाइज करें, सबसे ऊपर में कौन सा आइलैंड है जो अंडमान के भी ऊपर हो, वो कोको आइलैंड है, म्यांमार का। उसके नीचे जो चैनल है, जो वाटर है, वो कोको चैनल है। और फिर अंडमान के 4 पार्ट हैं, पहला है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है साउथ या लोअर अंडमान, फिर है डंकन पैसेज और फिर है लिटिल अंडमान। फिर क्या है, लिटिल अंडमान नाम का एक आइलैंड है। लिटिल अंडमान के नीचे एक वाटर है जो सेपरेट करते हैं, जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये 10 डिग्री चैनल है। उसके नीचे 3 आइलैंड है निकोबार का, यानी 3 आइलैंड हमें पढ़ना है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार में 3 ही आइलैंड पढ़ना है, कार, लिटिल और ग्रेट। ग्रेट निकोबार के नीचे जो आइलैंड है वो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसको सेपरेट करता है ग्रेट चैनल, क्योंकि इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत। अभी जब हमने पढ़ा कि जो सैडल पीक है वो कहाँ है, वो नॉर्थ अंडमान पर है, जो पूरा अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, क्योंकि ये भी क्या है, फोल्ड माउंटेन का ही पार्ट है। इसका कुछ पोर्शन पानी में ढका हुआ है, इसलिए ये आइलैंड की तरह दिखता है। तो इसमें भी कोई पर्वत है तो चोटी होगा। तो वो जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, जो नॉर्थ अंडमान पर सिचुएटेड है। दूसरी बात ये जानना चाहिए हमें कि जो पोर्ट ब्लेयर है, जो पूरा अंडमान निकोबार का कैपिटल है, वो साउथ अंडमान में है। साउथ या लोअर अंडमान में ही जो पोर्ट ब्लेयर, जिसको आप श्री विजयपुरम बोलते हैं, जो पोर्ट ब्लेयर पहले कहलाता था, जो कि कैपिटल है अंडमान निकोबार का, इसी को आप क्या बोलते हैं, श्री विजयपुरम बोलते हैं। ये श्री विजयपुरम जो है, जो कैपिटल है अंडमान निकोबार का, वो कहाँ सिचुएटेड है, साउथ या लोअर अंडमान पर। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोको आइलैंड कौन से 2 आइलैंड को सेपरेट करते हैं, कोको आइलैंड को और नॉर्थ अंडमान, या कोको आइलैंड पूरे अंडमान को सेपरेट करते हैं। जो अंडमान ग्रुप है उसको निकोबार ग्रुप से कौन सा चैनल सेपरेट करते हैं, 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान को निकोबार ग्रुप से कौन सेपरेट करते हैं, डंकन पैसेज। सॉरी, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन चैनल सेपरेट करते हैं, डंकन पैसेज। सैडल पीक कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ अंडमान में। पूरा नॉर्थ और अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक कौन है, सैडल पीक। जो कैपिटल है श्री विजयपुरम या पोर्ट ब्लेयर, कौन सा आइलैंड पर है, तो वो साउथ या लोअर अंडमान पर है। ये सब आपको समझना पड़ेगा, ये सब समझना क्या है, जरूरी है। तो यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है कि जो हाईएस्ट पीक है, जो सैडल पीक है हाईएस्ट पीक, इट इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ अंडमान।
समझ गए। वोल्केनिक, यहाँ पर ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप है इसमें दो वोल्केनिक आइलैंड भी है, एक का नाम है बैरन आइलैंड और दूसरे का नाम है नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड एक्टिव एक्टिव वोल्केनो है, मतलब कि हाल फिलहाल में इससे वोल्केनो लावा निकला है, जैसे 2023 में भी निकला और हाल फिलहाल 2024-25 में भी इससे कुछ लावा निकला था। तो बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो है और भारत का एकमात्र एक्टिव आइलैंड एक्टिव वोल्केनो है। इसका मतलब भारत में एकमात्र ऐसा जगह है जहां हाल फिलहाल में यानी मानव इतिहास में कहीं पर ऐसा हो कि लावा निकला हो किसी वोल्केनो से, तो वो वोल्केनो बैरन आइलैंड है जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पास ही है। और नारकोंडम आइलैंड जो है वो डोरमेट वोल्केनो है। इसका मतलब मानव इतिहास में जब से मानव की इतिहास की या जानकारी रखने लगा या मानव रिकॉर्ड में जो अवेलेबल है उस समय में तो उस कालखंड में तो कभी भी ये नारकोंडम आइलैंड से लावा नहीं निकला। यानी नारकोंडम आइलैंड कैसा है, एक्सटिंक्ट या डोरमेट वोल्केनो है। ये दो वोल्केनिक आइलैंड्स भी कहाँ है, अंडमान निकोबार के पास है। और जो बैरन आइलैंड है वो तो नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर है, शायद इसका कहीं पर फोटो भी रहना चाहिए। देखिए कहीं यहाँ देखिए, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक। ये क्या है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर फोटो है तो अच्छा लगेगा हमें देखने में। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, हमने बताया ऊपर में कोको आइलैंड है, ये देखिए कोको आइलैंड है। उसके नीचे जो वाटर सेपरेट करती है वो क्या है, कोको चैनल है। यहाँ देखिए कोको चैनल दिख रहा है, कोको आइलैंड, फिर कोको चैनल, फिर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर ये साउथ अंडमान है, ये साउथ या जो हमने बोला साउथ या लोअर अंडमान, फिर लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पैसेज, फिर क्या है 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार। कार निकोबार के बाद हमने क्या पढ़ा, लिटिल निकोबार। यहाँ पर देखिए ये लिटिल निकोबार है, बाकी ये सब नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है। और ये ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार का ही बीच सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट, और उसके बाद सुमात्रा आइलैंड यहाँ से शुरू हो जाता है। उसी के बीच में जो चैनल है वो क्या है, ग्रेट चैनल है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अंडमान निकोबार को हमने दो पार्ट में बांटा, ऊपर को अंडमान बोला, नीचे को निकोबार बोला, बीच से 10 डिग्री चैनल सेपरेट हुआ। अब देखिए यहीं पर पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ये साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ देखिए नॉर्थ अंडमान पर क्या है, सैडल पीक है, नहीं दिया हुआ है, सैडल पीक है। और यहाँ देखिए बैरन आइलैंड है और नारकोंडम आइलैंड है। यानी बैरन और नारकोंडम आइलैंड किसका पार्ट है, अंडमान का पार्ट है, ना कि निकोबार का पार्ट। अंडमान निकोबार में तो है ही बैरन और नारकोंडम आइलैंड, लेकिन अगर इसमें भी स्पेसिफिक हो तो ये किसके पास है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पास है। और बैरन आइलैंड तो देखिए यहाँ से नजदीक है, पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा है ना, बैरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से थोड़ा नजदीक है। यानी जितना हमने पढ़ा उसमें से पोर्ट ब्लेयर यानी कि ये जो साउथ अंडमान है इससे थोड़ा सा नजदीक है बैरन आइलैंड। और नारकोंडम आइलैंड नॉर्थ अंडमान के भी ऊपर है। उतना नहीं जानना है, पर सिंपल जानना है कि देयर आर 2 वोल्केनिक आइलैंड्स प्रेजेंट इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, नियर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। दे आर बैरन आइलैंड एंड दे आर नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। बैरन आइलैंड क्या है, अभी हाल फिलहाल में इससे लावा निकला, यानी ये एक्टिव वोल्केनो। ये भी शायद आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा है, इसका भी क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल हमने पढ़ा था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वो ट्रॉपिकल है। ये इक्वेटर से कितना पास है, अभी हमने देखा कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, और जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, यानी कि इक्वेटर से काफ़ी पास है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की कंपेयर करें तो इक्वेटर के ही पास है, इसलिए कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और यहाँ भी मानसून आता है। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज के बाद क्लाइमेट का ही चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मानसून डिटेल से पढ़ेंगे, तो देखेंगे यहाँ मानसून से रेन होती है। इसलिए इस रीजन में कवर्ड है डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होता है, इसके लिए भी एक चैप्टर अलग आने वाला है। पर ऐसे फॉरेस्ट जो इक्वेटर रीजन में होता है उसे रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और यहाँ पर सालों भर हरियाली छाई रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो ये डेंस फॉरेस्ट यहाँ है। कोस्टल रीजन्स में मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो भारत का अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट पर पिछले साल 70th बीपीएससी में क्वेश्चन आया था लोकेशन के बेसिस पर, तो उसमें हम अंडमान निकोबार भी एक जगह दिखा सकते हैं जहां पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डिविजन्स एंड चैनल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अंडमान आइलैंड को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान, और उसके बाद डंकन पैसेज, उसके बाद लिटिल अंडमान है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, साउथ अंडमान में। ग्रेट अंडमान ग्रुप इन नॉर्थ इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल फ्रॉम द निकोबार ग्रुप। ऊपर वाले जो अंडमान ग्रुप है 10 डिग्री चैनल से साउथ से सेपरेट होते हैं। डंकन पैसेज किसके बाद बीच में, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बारे बीच में। ग्रैंड चैनल किसके बीच में, या इसी को ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, ग्रैंड चैनल भी, दोनों का नाम भी सिमिलर है, ग्रांड या ग्रेट। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड से सुमात्रा आइलैंड को सेपरेट करती है, क्योंकि ग्रेट है यहाँ, तो ये चैनल भी क्या है, ग्रेट या ग्रांड है। कोको चैनल किसके बीच में, कोको आइलैंड जो म्यांमार का है और नॉर्थ अंडमान आइलैंड के बीच में। निकोबार
निकोबार आइलैंड में हमने क्या पढ़ा, ग्रेट निकोबार इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, और ये सिर्फ निकोबार का लार्जेस्ट नहीं है, पूरा इंडिया में जितने भी आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट निकोबार है, और इट इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड एंड इज वेरी क्लोज टू सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सबने हमने देखा कार निकोबार क्या है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो निकोबार की बात करें तो सबसे ऊपर में क्या है, कार निकोबार, उसके बाद क्या है, लिटिल निकोबार, उसके बाद क्या है, ग्रेट निकोबार, है ना, ग्रेट निकोबार, और उसके बाद ये सुमात्रा आइलैंड है जो इंडोनेशिया का है, यहाँ ग्रेट चैनल है, यहीं पर इसके ऊपर क्या है, 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के ऊपर क्या है, डंकन पैसेज, डंकन पैसेज के ऊपर क्या है, साउथ अंडमान, इसके ऊपर है मिडिल अंडमान, इसके ऊपर है नॉर्थ अंडमान, इसके ऊपर है कोको चैनल, और उसके ऊपर है कोको आइलैंड। ये इसको आप बार बार देखिए या फिर नोट्स में आप लिख लीजिए कॉपी में, और ऊपर में जो हमने लिखा था और उसको अपने कॉपी में बना लीजिए, तो ये समझने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि उतना ही समझना ही होता है, फिर उसके बाद तो पढ़ना है। मेनी आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर कोई लोग नहीं रह रहा है, यानी कि वो खाली है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। एंड इनहेबिटेड वंस आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ पर रह भी रहे हैं, बहुत से तो आइलैंड ऐसे हैं, ये जो हमने लगभग 265 आइलैंड के बारे में देखा, वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं रह रहा है, और जहाँ रह भी रहा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन कैसे आसपासली है, क्योंकि सिर्फ ट्राइबल लोग रह रहे हैं, ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, तो वो बहुत कम पॉपुलेशन रखते हैं। अंडमान आइलैंड्स आर होम टू सेंटिनलीज, जो सेंटिनलीज एक जो आपने सुना होगा कि आदमी को मारकर खा जाते हैं, जो अभी आज तक मोबाइल फ़ोन भी नहीं देखा है, और कोई भी जो मॉडर्न सुख सुविधा होता है उसको नहीं देखा है। देखिए यहाँ पर एक आइलैंड भी है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, यहीं पर रहते हैं सेंटिनलीज, जो ट्राइब्स हैं वो रहते हैं। और एक बार कोई अमेरिकन यहाँ पर जाना मना रहता है आदमी का, और कोई अमेरिकन चला गया था तो उसको ये खा भी गए थे, पकड़ के मार दिया गया था उसको। तो ये जो सेंटिनलीज है, जो आज तक किसी भी मॉडर्न चीज़ को नहीं देखे हैं, शायद अभी तक वो स्टोन एज में ही रह रहे हैं, who are the one of the last Paleolithic people on earth remaining untouched by modern civilization। वो अभी तक जहाज वहाज नहीं देखे हैं, शायद ऊपर आसमान में देखे हो कभी, पर मोबाइल फोन और भी नहीं देखा है। काफ़ी ट्राइबल अपना जो उनका होता है लाइफ स्टाइल उनके अनुसार से जी रहे हैं, वो भी अंडमान निकोबार में रहते हैं, सेंटिनलीज ट्राइब्स। स्टेपल फूड यहाँ कोकोनट फ्रूट है, और फिशरीज है, और पिगरी भी है, यानी बहुत सारे पिग्स का भी होता है। यहाँ पर एक खास तरीका का क्रैब पाया जाता है, जिसको हम लोग गांव तरफ का कोड़ा या इस तरह कहते हैं। तो जायंट रोवर क्रैब होता है, जो कोकोनट ट्री के ऊपर जाकर कोकोनट को ब्रेक करके उसका पानी सब पी जाता है। सो दिस रीजन इज फेमस फॉर द लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट, ये लार्जेस्ट है और बहुत रेयर है, स्पीसीज ऑफ क्रैब, जिसको हम लोग बोलते हैं जायंट रोवर क्रैब। रोवर इसलिए क्योंकि ये कोकोनट पर चढ़ते हैं और उसको पानी को पी जाते हैं, इसलिए रोवर क्रैब है। यहाँ का स्टेट एनिमल डुगोंग है। अब बोलिएगा ये सब क्वेश्चन हम इतना क्वेश्चन डीप में नहीं जाता है तो क्यों बता रहे हैं, तो आप एक 68 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, या 69 में, या हम जब क्वेश्चन लाएंगे अगला लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, तो आप उसमें देखिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्टली ये तो नहीं पूछा डुगोंग के बारे में, पर वो गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पूछा था, जिसमें इस तरह का जो नॉलेज है वो काम देता। और क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप गूगल पर जाइए और देखिए जायंट रोवर क्रैब क्या है, डुगोंग क्या है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो यहाँ का स्टेट एनिमल डुगोंग है, और एक इधर जायंट रोवर क्रैब भी पाया जाता है, और कोकोनट फ्रूट तो है ही। ये रीजन वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के कारण, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो हमारे प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, और इधर जो ये जो बर्मा माइनर प्लेट था, इसके कारण जो ये माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये दो माउंटेन दो प्लेट के बीच में सिचुएटेड है, दो प्लेट के जो मार्जिन होता है उसके ऊपर सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी वोल्केनो का भी या काफ़ी अर्थक्वेक का भी डर रहता है। तो दिस रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑल्सो। अब कुछ आइलैंड्स का नाम हाल फिलहाल में बदला गया था, हालांकि अच्छा दिन हो गया है इस न्यूज का, इसलिए क्वेश्चन पूछने का चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि जो रोस आइलैंड था उनका नाम बोस आइलैंड कर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार गए थे, उनको अंडमान निकोबार जापानीज के से प्राप्त हुआ था, और अंडमान निकोबार से ही रेडियो से पहली बार संचालन करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इतिहास में हम देखेंगे कि उनका संबंध अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से रहा है, इसलिए जो रोस आइलैंड है इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया, नील का नाम शहीद कर दिया गया, और हेब्लॉक का नाम स्वराज कर दिया गया। तो रोस का बोस कर दिया, नील को शहीद कर दिया, और एक जो बचा हेब्लॉक को स्वराज द्वीप कर दिया। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड से, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी रखना पड़ेगा। जो हम बना रहे हैं इसको आप बना लीजिएगा। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, एक ग्रुप, 2 ग्रुप और नीचे एक आइलैंड है। इस तरह से हम 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में बांटते हैं। जो ऊपर वाले ग्रुप है इसको बोलते हैं अमीन दीवी आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? अमीन दीवी आइलैंड्स। नहीं समझे?
सिंपल हम समझ रहे हैं कि जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं अमिनदीवी आइलैंड्स, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। उसके बाद जो आइलैंड्स है उसको हम लोग बोलते हैं लक्काडाइव्स आइलैंड्स या लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसी के नाम पर पूरे का नाम लक्षद्वीप आइलैंड्स भी पड़ा है। तो बीच वाले को लक्काडाइव्स आइलैंड्स बोलते हैं, लक्काडाइव्स आइलैंड। और सबसे नीचे वाले आइलैंड को हम लोग मिनिकॉय आइलैंड बोलते हैं। इसमें एक ही आइलैंड आता है, ऊपर दोनों तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, पर ये है मिनिकॉय आइलैंड जो है ये एकमात्र आइलैंड है। यानी जो पूरा लक्षद्वीप आइलैंड्स है जिसे हम लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के नाम से जानते हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड को 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। ऊपर वाले आइलैंड को, यहाँ पर भी बहुत सारे आइलैंड्स है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, हालांकि टोटल 32 आइलैंड्स के आसपास ये तीनों मिला के होते हैं। तो ऊपर भी दोनों ग्रुप में बटा हुआ है और नीचे एकमात्र आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड। ऊपर वाले को हम अमीनदीवी को बोलते हैं, बीच को लक्काडाइव्स आइलैंड्स बोलते हैं और उसके साउथ में मिनिकॉय आइलैंड है। जो मिनिकॉय आइलैंड है और लक्काडाइव्स आइलैंड है, इसके बीच में जो सेपरेट करती है चैनल, उसको हम लोग बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। इसी को क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय आइलैंड और नीचे जो मालदीव्स है इसको भी सेपरेट करता है जो एक चैनल है, उसको हम लोग 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ऑब्वियसली 8 डिग्री साउथ रहेगा, फिर 9 डिग्री रहेगा। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मालदीव्स को सेपरेट करता है मिनिकॉय से, ऐसा याद रख सकते हैं। मालदीव्स को मिनिकॉय से सेपरेट करता है क्योंकि पूरा जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसका जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड है। मिनिकॉय आइलैंड को ही मालदीव आइलैंड से जो सेपरेट करता है वो 8 डिग्री चैनल है। अब मिनिकॉय को जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करता है उसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। और 10 डिग्री तो हमने देखा है ग्रेट निकोबार को, जो ग्रेट ये अंडमान आइलैंड्स को जो निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। फिर उसके ऊपर डंगन पैसेज और उसके ऊपर कोको आइलैंड। तो इसको आप एक बार अरेंज कीजिएगा। सबसे नीचे 8 डिग्री चैनल है, इसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है, इसके ऊपर 10 डिग्री चैनल है, इसके ऊपर 10 डिग्री चैनल है, इसके ऊपर 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्या है? डंकन पैसेज है, डंकन के ऊपर क्या है? कोको चैनल है। और 8 डिग्री के नीचे भी क्या है? ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल क्यों है? क्योंकि ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो तो 6 डिग्री 45 मिनट था, यानी उसके भी नीचे था। तो इसको आप अरेंज करके आप बताइएगा कि कैसे कैसे ये सेपरेशन है। यानी ग्रेट चैनल किसको सेपरेट करते हैं? 2 चीज़ को यहाँ लिखिएगा। जैसे हम एक बताते हैं, ये क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड है और नीचे में क्या है? सुमात्रा आइलैंड है। उसी तरह 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मालदीव्स को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को लक्काद्वीप से। और फिर 10 डिग्री और कोको, ये सब के बारे में तो हमने पढ़ा है। तो एक बार फिर से आप देखिए, क्योंकि बस इतना ही जानना होता है, इसमें कुछ खास नहीं जानना होता है। ये क्लासिफिकेशन और ये जो चैनल है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको याद कर लिए तो याद हो गया। तो ये सिंपल है कि जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा। ये 3 पार्ट में हुआ। नीचे में एक ही आइलैंड है, इस आइलैंड को हम लोग मिनिकॉय आइलैंड बोलते हैं। मिनिकॉय आइलैंड जो है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है। और ये मिनिकॉय क्योंकि सदर्न मोस्ट है, और तो इसी के नीचे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम लोग मालदीव्स बोलते हैं, जो कंट्री भी है मालदीव्स। तो ये मालदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ये जो मालदीव्स है ये सेपरेट होता है मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड से एक चैनल से जिसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, इसके जस्ट नॉर्थ में मिनिकॉय। और ये कौन सा आइलैंड ग्रुप है? ये है लक्काडाइव, ये है लक्काडाइव। और सबसे ऊपर में है वो है अमीनदीवी। क्या है? अमीनदीवी। देखिए ये कितना अच्छा से अरेंज्ड भी है। ए पहले आता है, फिर एल आता है, फिर एम आता है। तो डिक्शनरी की तरह अरेंज है। अमीनदीवी, फिर लक्काडाइव, फिर मिनिकॉय। तो और यहाँ पर कौन सा चैनल आ जाएगा? 9 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री तो साउथ रहेगा ना, क्योंकि ये लेटीट्यूड के आधार पर ही किया गया है। 8 डिग्री लेटीट्यूड नीचे रहेगा, फिर 9 डिग्री रहेगा। तो पहला अमीनदीवी आइलैंड्स आया, फिर लक्काद्वीप आइलैंड आया, फिर 9 डिग्री चैनल आया, फिर मिनिकॉय आइलैंड आया, फिर 8 डिग्री चैनल आया, फिर मालदीव्स आया। अब इसको देखिए, पढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। लक्षद्वीप आइलैंड का क्या है सिचुएशन? कहाँ है? अरेबियन सी में सिचुएटेड है। एक ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड वहाँ देखे थे। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में 265 आइलैंड्स था। अब बोलना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तो हम डाटा नहीं याद रखेंगे, पर ये जरूर याद रखेंगे कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ आइलैंड्स आर देयर, व्हाइल इन लक्षद्वीप ग्रुप्स ओनली 32 आइलैंड्स आर देयर एंड इट्स एरिया इज ऑल्सो 36 आइलैंड्स आर देयर एंड एरिया इज ऑल्सो 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत कम एरिया है। जो बिहार में हमारा डिस्ट्रिक्ट है लखीसराय, उसका एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो देखिए उससे भी 30 गुना कम है। कितना छोटा सा एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट के इतना एरिया भी नहीं है, इसलिए ये काफी छोटा एरिया है। 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ है, याद नहीं रखना है। केरला कोस्ट से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है, यानी केरला से थोड़ा नजदीक है। यानी अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो केरल से आप नाव पकड़कर जा सकते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुआ? दे आर कोरल आइलैंड्स, द इंटायर ग्रुप इज मेड अप ऑफ कोरल्स। अब देखिए कोरल्स क्या होता है कि एक एनिमल होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, यानी आसपास दिख जाता है, इधर से उधर दिख जाता है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं कोरल पोलिप्स।
एक एनिमल होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इसको बोलते हैं कोरल पोलिप्स। कोरल पोलिप्स एक और एनिमल होते हैं जिसको बोलते हैं जूजेंथले। क्या बोलते हैं? जूजेंथले। हालांकि ये आप नहीं भी जानते हैं तो बीपीएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यूपीएससी में ये पढ़ाया जाता है जनरली, लेकिन फिर भी हम सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं। इसको आप याद नहीं कीजिए, बस सिर्फ फॉर्मेशन देखिए, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को समझिए कि कोरल आइलैंड्स कैसे बनता है। तो एक कोरल पोलिप्स होता है, उसी के अंदर, और जूजेंथले एक दूसरा एनिमल होता है जो रियल में कलरफुल होता है। तो ये कोरल पोलिप जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और जूजेंथले जो कलरफुल होते हैं, ये दोनों आपस में रहकर एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। ये कोरल पोलिप्स के ऊपर एक हार्ड सेल होता है जो CaCO3 से बना होता है। जैसे कछुआ के ऊपर हार्ड सेल होता है, उसी तरह कोरल पोलिप्स के ऊपर एक हार्ड सेल होता है। सेल जो होता है वो हार्ड होता है और उसी के अंदर ये सब रहते हैं। जैसे कछुआ रहते हैं उसी तरह ये भी रहते हैं। जब ये कोरल पोलिप मरता है तो जूजेंथले भी वहां से चला जाता है और दूसरे में चला जाएगा। तो ये कोरल पोलिप जब मरता है तो ये आसपास में ये हार्ड सेल जो होता है ये समुद्र के गहराइयों में, और ये ज़्यादा गहरा नहीं रहता है, थोड़ा समुद्र के जो ऊपरी भाग है वहाँ रहते हैं। वहाँ पर इस तरह से अपना जो ये जो है रीफ छोड़ देते हैं, यानी अपना स्ट्रक्चर जो हार्ड सेल है वो छोड़ देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके यही जो हजारों सालों के बाद बहुत सारे ऐसे कोरल पोलिप्स मरते हैं और उसके द्वारा छोड़े गए जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं जो कछुआ के सेल की तरह होते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि बहुत सारा कछुआ एक जगह रह रहे हो और वो मरते जाए और अपना जो सेल को है एक ही जगह जमा करते जाए, उसके ऊपर फिर से उसका जो आगे आने वाला वंशज है वो उसके ऊपर घर बनाए या उसके ऊपर रहने लगे। फिर जब वो मरे तो वो भी अपना हार्ड सेल को छोड़ दे। तो इस तरह से करते करते एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा स्ट्रक्चर पानी के ऊपर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि सी का जो सी लेवल है वो यहीं तक रहे तो ऊपर में कुछ इस तरीका से दिखेगा। धीरे धीरे इसमें क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा। ये जो सेल है ये टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा ड्यू टू लाइट, ड्यू टू रेन, ड्यू टू सनलाइट एक्सेट्रा, हीट एक्सेट्रा। और इस तरह से ये पूरा एरिया क्या है? भर जाएगा, मिट्टी जैसा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। इस तरह से एक आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड बोलते हैं, कि कोरल इन ओरिजिन है, कोरल रीफ भी बोलते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रक्चर जो हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि आसमान से भी दिखता है, यानी सैटेलाइट से भी दिखता है, स्पेस से भी दिखता है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोई मानव के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोरल पोलिप्स ने ही बनाया। यानी कि ये जो पृथ्वी पर बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो किसी लाइफ ने बनाया हो, जो किसी लिविंग बींग ने बनाया हो, वो कोरल रीफ ने बनाया, ना कि मनुष्य ने बनाया। मनुष्य इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना पाया जितना कोरल रीफ ने। ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद है, आप जाके देखिएगा मैप में, पूरा एक आइलैंड का स्ट्रक्चर है जो कि लगभग 1200 किलोमीटर से ऊपर उसकी लेंथ है, उसको बनाया है कोरल पोलिप्स ने। और ये जो कोरल पोलिप्स है जनरली जो समुद्र के नीचे जो पहाड़ होते हैं उसको सी माउंट्स बोलते हैं। सी माउंट्स क्योंकि ये माउंटेन्स जो सी के अंदर है और सी के बाहर नहीं आ पाए, इसी के चारों तरफ जनरली ये क्या करते हैं? अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में रहेंगे तो उनको सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो ये जो जूजेंथले हैं, ये जो सनलाइट के पर्जन से जो खाना बनाते हैं उनको दिक्कत होगा, इसलिए ये क्या करते हैं? ये जो है ये इस तरह से किसी एक आइलैंड के ऊपर ही बनाना शुरू करते हैं, या जो सी माउंट है उसके ऊपर बनाना शुरू करते हैं। तो उसी से ये बाद में जाके क्या होता है, जब समुद्र के बाहर से निकल जाता है तो एक आइलैंड का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो जो पूरा लक्षद्वीप आइलैंड है वो पहले सिर्फ समुद्र के अंदर रहने वाले छोटे छोटे पहाड़ी थे जो पानी के नीचे थे। बाद में उसी के ऊपर कोरल ने अपना घर बनाया और आज ये क्या बन गया है? ये एक पूरा आइलैंड बन गया है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ। दे आर कोरल आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स है। द इंटायर ग्रुप इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। कैसे आपको समझ में आ रहा होगा शायद। दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ रियूनियन हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। तो हमने पहले ही बताया कि जो इंडियन प्लेट है ये जब रियूनियन हॉटस्पॉट के पास से गुजर रहा था, उसके ऊपर रियूनियन हॉटस्पॉट क्या था? एक जगह है रियूनियन आइलैंड, देखिएगा इंडियन ओशियन में, ये हॉटस्पॉट था। यहाँ से बहुत सारा लावा निकलते थे। यही लावा जब चारों तरफ फैल गया यहाँ पर, तो वह उसी के दौरान ये तो फैल गया महाराष्ट्र के पास और मालवा प्लेट्यू में। जब हम प्लेट्यू पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि मालवा प्लेट्यू और महाराष्ट्र के रीजन में पूरा ये लावा फैल गया। उसी से क्या बना? ब्लैक सोइल बना। ये तो आगे के चैप्टर की बात है, पर इसी से यहीं जब लावा फैल रहा था, लावा निकल रहा था, तो इसी से जो ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये बना। और ये अभी पानी के अंदर ही था, उसके ऊपर कोरल ने आके अपना घर बनाया और वो पानी के ऊपर स्ट्रक्चर आ गया, जिस तरह से ये आइलैंड बना। इसलिए इसको बोला जाता है कि दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ रियूनियन हॉटस्पॉट आइलैंड बट दीज आर ऑल्सो कोरल इन ओरिजिन। क्योंकि वो जो छोटे छोटे पहाड़ थे जो पानी के अंदर छुपे हुए थे, उसके ऊपर कोरल ने अपना घर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, और लाखों वर्षों के बाद
आज हम देखते हैं कि वहां पर लक्षद्वीप आइलैंड्स है। ये एक यूनियन टेरिटरी है और प्रेसिडेंट यहाँ रूल करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह, जैसे अदर यूनियन टेरिटरी में भी होता है। लेकिन JNK, दिल्ली और पुडुचेरी जो जगह है, वो तीनों जगह यूनियन टेरिटरी में इलेक्टेड लेजिस्लेचर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर ऐसा लक्षद्वीप में नहीं होता, यहाँ इलेक्टेड लेजिस्लेचर नहीं है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। जब हम क्वेश्चन बना रहे थे या आगे बनाएंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी में सबसे छोटा कौन है, वो यही लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। और एक ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, क्योंकि इसका एरिया मात्र 30 किलोमीटर के आसपास है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, उसका भी एरिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये तो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, तो कितना छोटा होगा। इसका जो कैपिटल है वो कवारती है, इसका कैपिटल है। और ये लक्षद्वीप का मतलब होता है लाख द्वीप, यानी ये 100,000 आइलैंड्स। 100,000 का मतलब क्या हुआ, 100,000 मतलब हुआ 1,00,000 द्वीप, तो लक्षद्वीप हो गया मलयालम में। और इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, 3 पार्ट में बांट सकते हैं, जो हमने पढ़ा। सबसे ऊपर वाला को क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाला को बोलते हैं अमिनदीवी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फिर बोलते हैं लक्षद्वीप ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, फिर मिनिकॉय आता है। और ये जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और मिनिकॉय है, इसके बीच में जो है ये 9 डिग्री चैनल है। और ये मिनिकॉय के नीचे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो मालदीव से, और मालदीव के ऊपर 8 डिग्री चैनल है। इतना अगर आपको जानकारी है तो देखिए आप तुरंत याद हो जाएगा कि 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है अमिनदीवी आइलैंड्स, जो नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स, जिसमें 5 मेजर आइलैंड्स है, और इसमें एक आइलैंड कवारती है जो कैपिटल है। तो कवारती कैपिटल जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, यानी मिडिल वाले ग्रुप में है। फिर मिनिकॉय आइलैंड जो है सदर्न मोस्ट आइलैंड है। चैनल कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। किसको सेपरेट करते हैं, मिनिकॉय को मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो से। जो ऊपर वाला दोनों है, क्योंकि मिनिकॉय एक आइलैंड है और ऊपर बाकी जो 31 आइलैंड बच गया, या 36 था तो 35 बच गया, तो इसको मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं। यानी अमिनदीवी प्लस लक्षद्वीप जो मिल गया वो मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हुआ। ये तो एक अलग से मिनिकॉय है, तो उसको सेपरेट करते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करते हैं, मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करते हैं। इसका ये आइलैंड जो है फ्लैट टोपोग्राफी, अभी हमने देखा कि ये कैसा बना है, कोरल रीफ के द्वारा बना है। तो कोरल रीफ तो चारों तरफ स्मूथली फैलेगा ना, और समुद्र के बाहर जब आ जाता है तो वो ज्यादा ऊपर स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, इसलिए दे आर वेरी वल्नरेबल टू सी लेवल राइज। जब सी लेवल बढ़ेगा तो, क्योंकि इसका जो हाइट है वो 5 मीटर से भी ज्यादा नहीं है इन सब आइलैंड्स का, तो अगर जिस दिन सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा तो ये सब सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी नहीं है, यहाँ वैली नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया है। और ये कोरल रीफ्स के द्वारा बनाया गया है, प्लेन एरिया है, और इस तरह से ये वेरी वल्नरेबल टू सी लेवल राइज। इसलिए मोस्ट आइलैंड्स हैव लो एलिवेशन, डोंट राइज मोर देन 5 मीटर से अबव, इसलिए मेकिंग देम एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू सी लेवल चेंजेस। फ्लोरा एंड फौना क्या है, अब्सेंस, फॉरेस्ट यहाँ पर नहीं है। इकोनॉमी क्या है, फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है, और जो टूरिज्म के लिए जाते हैं वो तो है ही। तो इस तरह से हमने जो 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको खत्म किया। 10 हम और आइलैंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, और इन आइलैंड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे 71st BPSC में भी मजूली आइलैंड से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम इसी 10 आइलैंड्स में से एक आइलैंड पढ़ेंगे। तो यह आइलैंड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या फिर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स था, उसके बारे में जो हमने नॉलेज लिया। हालांकि इसके बारे में उतना डिटेल से ये 10 आइलैंड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर यह भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी पढ़ते हैं। पहला आइलैंड जो है वो है न्यू मूर आइलैंड, जो बे ऑफ बंगाल में। यहाँ देखिए बांग्लादेश है और ये इंडिया का वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, यहाँ पर एक आइलैंड है, इसी को बोलते हैं न्यू मूर आइलैंड। आपको सिर्फ इतना जानना है कि दिस आइलैंड इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल जस्ट वेरी नियर टू द डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर। गंगा रिवर यहाँ डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, इसके जस्ट नजदीक है। क्या है, ये इमर्ज हुआ था भोला पासवान जब आया, एक भोला पासवान नहीं, भोला साइक्लोन जब आया, तो भोला साइक्लोन के कारण बहुत सारा मिट्टी यहाँ पर जमा हो गया, और उसी मिट्टी जमा होने से या सी लेवल में चेंज होने के कारण, कम होने के कारण, यहाँ पर एक आइलैंड उभर आके आया, उसी का नाम क्या है, न्यू मूर आइलैंड। तो न्यू मूर आइलैंड क्या है, भोला साइक्लोन आने के बाद है। ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, पर इतना याद रखिए कि बे ऑफ बंगाल में और ये डेल्टा के पास है। बाकी सब चीज ये पढ़ लीजिएगा। किप्स इमर्जिंग एंड डिसअपियरिंग, ये इमर्ज होते हैं फिर डिसअपियर होते हैं, और इंडिया बांग्लादेश में हमेशा सोर्निटी के कारण लड़ाई रहा है। हालांकि ये अब धीरे धीरे दे दिया गया है, बांग्लादेश को भी दे दिया गया है, लेकिन इसके कारण बहुत सारा दिक्कत रहा है। दूसरा है दीव आइलैंड। दीव आइलैंड के बारे में हमने यूनियन टेरिटरी केस में पहले ही पढ़ लिया, तो वहां पर आप जाके पढ़ लीजिएगा कि दीव आइलैंड गुजरात कोस्ट के, ये जो गल्फ ऑफ खंभात है और ये काठियावाड़ पेनिनसुला जो है, उसके जस्ट नीचे एक आइलैंड है, दीव आइलैंड है। इसके बारे में हमने पहले ही बता चुका है, तो आप वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। दूसरा है माजुली आइलैंड, यहाँ ए भी होगा। तो ये माजुली आइलैंड जो है, ये लार्ज रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम है। ये जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर, मान लीजिए कि इस तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये अगर ब्रह्मपुत्र रिवर का चैनल है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ये चैनल में बीच में अगर मान लीजिए किसी कारणवश कोई बहुत बड़ा मिट्टी का जमा हो गया, ये इस तरह से मिट्टी का जमा हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, मजूली आइलैंड बोलते हैं। यानी ये एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर के बीच में है, चारों तरफ, इसके भी चारों तरफ वाटर है,
चारों तरफ देखिए पानी है, तो ये चारों तरफ पानी है और बीच में एक मिट्टी का स्ट्रक्चर है, जमीन है, इसलिए इसको आइलैंड बोलते हैं। एंड दिस इज विद इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माजुली आइलैंड कहाँ है, ये आसाम में है। इसका खासियत क्या है, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट या लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। पूरा दुनिया में जो रिवर के अंदर आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, यही मजुली आइलैंड है, और ये आसाम में सिचुएटेड है। इसको एक डिस्ट्रिक्ट भी मिल गया और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट का मान्यता मिल गया। इस तरह भारत के पहला डिस्ट्रिक्ट है जो रिवराइन आइलैंड हो, यानी रिवर के बीच में एक ऐसा आइलैंड है जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट भी है। यह भी प्राप्त करने वाला भारत का पहला ये डिस्ट्रिक्ट है, इनको सम्मान मिला है ऐसा। ये अबोर्ड ऑफ असामीज नियो वैष्णवाइट कल्चर भी है। नियो वैष्णवाइट कल्चर मतलब कि बाद में जब वैष्णविज्म का जो विकास हुआ, जो वैष्णव कल्चर का विकास हुआ, उसका भी ये सेंटर है। और यहीं से चैतन्य महाप्रभु या उन्हीं के जो आगे शिष्य आए वो उन्होंने यहाँ पर इसको सेंटर बनाया, मजुली आइलैंड। देखिए यहाँ मजुली आइलैंड का फोटो दिया हुआ है, ये ऊपर से ऐसे करके चारों तरफ से क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है। बस इतना आपको जानना है कि दिस मजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट island, riverine island of the world, and this is located within Brahmaputra, inside Brahmaputra. This is located in Assam and it has been given the status of a district also. ये डिस्ट्रिक्ट का भी इनको मान्यता प्राप्त हुआ और इस तरह से भारत के पहले रिवराइन डिस्ट्रिक्ट भी बने। यही 3-4 पॉइंट से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछले बार भी पूछा था। अगला है अब्दुल कलाम आइलैंड या व्हीलर आइलैंड। ये भी क्वेश्चन पूछने का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले व्हीलर आइलैंड था जो उड़ीसा कोस्ट पर है, ऑफ द कोस्ट, यहाँ देखिए उड़ीसा पारादीप पोर्ट है, यहीं पर उड़ीसा के जस्ट उड़ीसा कोस्ट के बाहर क्या है, ये है व्हीलर आइलैंड। तो क्या याद रखना है आपको, उड़ीसा कोस्ट के जस्ट सामने एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं व्हीलर आइलैंड, यानी ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। और इंडिया का जो मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्टिंग साइट है यहीं पर होता है। यानी जब भी कोई मिसाइल बनता है उसको टेस्ट करने के लिए जो हमारा डीआरडीओ है वो कहाँ टेस्ट करता है, वो यहीं टेस्ट करता है। डीआरडीओ जो है वो मिसाइल टेस्ट करता है और इसरो वो रॉकेट बनाता है, वो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का आविष्कार करता है। तो ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है जिसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड था, ये उड़ीसा कोस्ट पर है और यहाँ मिसाइल टेस्टिंग होती है। जैसे मिसाइल टेस्टिंग होती है यानी डीआरडीओ का यहाँ पर रोल आता है। दूसरा है श्री हरिकोटा आइलैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। देखिए यहाँ पर श्री हरिकोटा आइलैंड दिख रहा है। ये पूरा एक लेक है जो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। ये एक लेक है। इसी लेक का जो बाहर है, देखिए ये पूरा लेक है, ऐसा करके लेक दिख रहा है। ये लेक के जो बाहर में ये दिख रहा है सैंड बार, जो बालू है उसका एक मोटी परत है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो हम कलर कर रहे हैं ब्लू कलर से, ये ब्लू से कलर नहीं करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं तो पता चलेगा। ये हम ब्लैक से कलर कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यही एक आइलैंड है क्योंकि चारों तरफ से पानी से ढका हुआ है और ये पुलिकट को समुद्र से बे ऑफ बंगाल से मिलने से भी रोकता है, पूरी तरह से अलग करके रखता है। यही आइलैंड का नाम क्या है, इसी आइलैंड का नाम है श्री हरिकोटा आइलैंड, जो आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे। ये श्री हरिकोटा आइलैंड क्या है, इट इज सैंडबार। सैंडबार मतलब बालू का बना हुआ है, तो सैंडबार इस तरह से स्ट्रक्चर है और ये क्या करती है, पुलिकट लेक को सेपरेट करती है। किससे, बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करती है। ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इट इज़ वेरी क्लोज टू क्या है, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है उसके बॉर्डर पर है। और ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है, यानी जितना भी सैटेलाइट लॉन्च होता है रॉकेट के थ्रू यहीं से लॉन्च होता है। यानी इसरो का क्या है, इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है और इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको हम लोग सार बोलते हैं। देखिए सब कुछ हम यहाँ समझते हैं कि ये बैरियर आइलैंड है। बैरियर आइलैंड मतलब ये रोकती है ना, बैरियर की तरह काम करती है, जो बे ऑफ बंगाल है उससे ये पुलिकट लेक को मिलने नहीं देती है। तो बैरियर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कोस्ट पर है। हाउसेस इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये आपको याद रहना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये व्हीलर आइलैंड या एपीजे अब्दुल कलाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मिसाइल टेस्टिंग साइट है डीआरडीओ का। और एक इससे क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है 72 में, क्योंकि पहले ही मजुली आइलैंड से पूछ लिया है। ये श्री हरिकोटा आइलैंड है। श्री हरिकोटा आइलैंड यहाँ पर ही है क्या, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको SHR बोलते हैं, SHAR, सतीश धवन स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ ऐसा होगा, सतीश धवन स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ये सेपरेट करता है पुलिकट लेक को किससे, बे ऑफ बंगाल से, तो इसको जरूर याद रखिए। यहाँ पर भी देखिए वही बना हुआ है, ये इंडिया है, यहाँ आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर है, ये पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक को ये वाला जो आइलैंड है ये सेपरेट कर रहा है, या कि बैरियर की तरह काम कर रहा है।
मिलने नहीं दे रहा बे ऑफ बंगाल में, और यहीं से हम स्पेस में वो लॉन्चिंग साइट करते हैं। अगला है पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड का नाम ही है रामेश्वरम आइलैंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो इंडिया का पार्ट यहाँ तक आता है तमिलनाडु में, ये जो ब्लैक की है, इसके बाद यहाँ पर छोटा सा पानी की धारा है और उसके बाद एक आइलैंड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंबन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। यानी इंडिया से अगर पंबन आइलैंड भी जाना होगा, जो इंडिया का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर एक ब्रिज लेना पड़ेगा। उसी ब्रिज का नाम क्या है, पंबन ब्रिज भी है। यानी कि आप जब तमिलनाडु जाइएगा और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जाइएगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रामनाथपुरम, ये जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है ये रामनाथपुरम है। तो आप तमिलनाडु का रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट जाइए और रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट से आप जब जाइएगा तो पंबन ब्रिज लेते हुए आप पंबन आइलैंड पहुंचेंगे या रामेश्वरम आइलैंड पहुंचेंगे। तो ये है पंबन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड। और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखिए ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या है, एक पुल से जुटा हुआ है। यही है हमारा राम सेतु पुल है, जिसे इंग्लिश में एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने जो पुल बनाया था उसी पुल का ये पार्ट है, उसी पुल का ये पार्ट है। इस पर मूवी भी बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा लगता है जैसे कनेक्टेड है, पूरा समुद्र के बीच में ये एक ऊंची, जिसको ऐसा माना जाता है कि पैदल भी चलकर इसको क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि कुछ जगह पर ही ऐसा है जहां पर ठेवने से भी कम पानी है, यानी कि आदमी से भी कम पानी है, पर कुछ जगह थोड़ा ज्यादा गहरा है तो पार करने में दिक्कत हो सकती है। पर आसपास के किनारे से बहुत ज्यादा ऊपर की स्थल है ये। तो ये जो पंबन आइलैंड है या रामेश्वरम आइलैंड है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में इन द गल्फ ऑफ मन्नार, ये जो पूरा नीचे का एरिया दिख रहा है इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर जो स्ट्रेट दिख रहा है ये बोलते हैं पाक स्ट्रेट, यानी इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करती है स्ट्रेट कौन सा है, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। और ये आइलैंड के नीचे जो गल्फ है उसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ क्या होता है, जो तीन तरफ से जमीन से ढका हो, एक तरफ से खुला हो, उसको गल्फ बोलते हैं। और स्ट्रेट क्या हो, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर विच सेपरेट्स टू लैंडमास। तो ये स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो टू लैंडमास को सेपरेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे। और उसके नीचे जो लार्जर वाटर बॉडी है उसको गल्फ बोलेंगे। तो गल्फ ऑफ मन्नार में है, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु, मोस्टली कवर्ड विथ व्हाइट सैंड। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल है कि पंबन आइलैंड कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। और ये जो हमारा राम सेतु है उसी का एक पार्ट है, एडम्स ब्रिज का ही एक पार्ट है। अगला है गंगा सागर आइलैंड या सागर आइलैंड। आपने जरूर नाम सुना होगा गंगा सागर आइलैंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भक्ति का स्थल है और हमें जाने का यहाँ अवसर भी मिला, मौका भी मिला। तो ये गंगा डेल्टा जो है उसके कोस्ट पर है, यानी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आप जब जाइएगा तो वहां पर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आएगा और वहां से नाव लेके आप हुगली नदी को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर आप गंगा सागर आइलैंड पहुंचिएगा। गंगा सागर आइलैंड को आप बीचों बीच पार कीजिएगा। देखिए ये गंगा सागर आइलैंड है, ये जो रिवर दिख रही है हुगली रिवर है। तो यहाँ से आप नाव लेकर यहाँ पर आइए और बीचों बीच एक रोड बनाई गई है, लगभग 30-32 किलोमीटर की रोड है, 1-1.5 घंटा लगेगा। और ये रोड पार करके आप यहाँ पर आके फिर आप ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल का एरिया है इसको देख सकते हैं यहाँ से आके। तो ये जो सागर आइलैंड है या गंगा सागर आइलैंड है, ये गंगा डेल्टा के कोस्ट पर है, बे ऑफ बंगाल में, और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है। नॉर्थ 24 बार न्यूज में रहता है, इसलिए हमने ये लिख दिया साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट काफी न्यूज में बंगाल में रहा है। और ये लार्ज आइलैंड है, एन इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज है, हिंदू पिलग्रिमेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगला जो आइलैंड है वो है कच्छतीबू आइलैंड। कच्छतीबू आइलैंड जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, यहाँ देखिए अभी देखिए हमने पंबन आइलैंड के बारे में, और ये राम सेतु के ऊपर जो एक आइलैंड है यहाँ पर, ये है कच्छतीबू आइलैंड। और ये एक डिबेट का मतलब ये एक कॉन्फ्लिक्ट का स्थान था, लेकिन इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया, तब से ये इसका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। तो ये पाक स्ट्रेट में ये है, ये जो स्मॉल यहाँ पर स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो वही पाक स्ट्रेट, और नीचे क्या बोलते हैं, ये पूरा गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये पाक स्ट्रेट में सिचुएटेड कच्छतीबू आइलैंड है। और ये एक डिस्प्यूटेड रीजन था। यहाँ पर जो हमारे फिशरमैन है वो नेट्स को सुखाते थे, और अभी भी कई बार फिशरमैन चले जाते हैं तो श्रीलंका इसको पकड़ के लेकर चला जाता है, अपने यहाँ जेल में कैद कर देता है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि दिस आइलैंड शुड बी टेकन बाय इंडिया, हालांकि हमने अभी श्रीलंका को दे रखा है। अगला जो आइलैंड है वो है अलियाबेट आइलैंड। ये गल्फ ऑफ खंबात यानी कि गल्फ ऑफ केम्बे में है। यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ खंबात गुजरात से जस्ट जहाँ पर नर्मदा रिवर का माउथ है, आगे हम रिवर पढ़ेंगे तो नर्मदा रिवर के माउथ में ये जो गल्फ है यहाँ पर है, यहीं पर है गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ केम्बे जिसको बोलते हैं, उसी के अंदर है अलियाबेट आइलैंड। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा कि अलियाबेट आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है, तो गल्फ ऑफ खंबात में सिचुएटेड है या नर्मदा रिवर के माउथ के पास सिचुएटेड है, गुजरात के पास सिचुएटेड। जैसा कि माजुली आइलैंड में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है इससे, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि जो अलियाबेट आइलैंड है वो नर्मदा रिवर के माउथ में और ये गल्फ ऑफ खंबात में सिचुएटेड है। अगला एक इंटरेस्टिंग, दो चीज इंटरेस्टिंग हम आपको बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन पूछने का चांस तो कम है पर बहुत इंपॉर्टेंट। एक है मुंबई। मुंबई को आप जानते हैं कि मुंबई क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, क्योंकि ये जो मुंबई है
ये कहलाती है सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, क्योंकि मुंबई है पहले ये 7 आइलैंड्स था। जैसे देखिए बहुत पुराना 1600 का जो तस्वीर है, यहाँ पर आपको 7 आइलैंड दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 आइलैंड दिख रहा है। ये जब ब्रिटिश यहाँ पर आए और मुंबई उनको दहेज में मिला, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये मुंबई को जोड़ने का काम किए। और बाद में अभी जो आया है, ये मुंबई को देखिए इस तरह से पूरी तरह से जोड़ दिए। अभी लगता ही नहीं कि 7 अलग अलग आइलैंड पर बसा हुआ है। तो एक्चुअल में मुंबई जो है ये 7 आइलैंड पर बसा हुआ शहर है। और ये 7 आइलैंड कौन है? महिम, वर्ली, मालाबार हिल्स, और ये कुछ है ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, कोलाबा, मजगांव, परेल, ये सब 7 आइलैंड से मिलकर बना है मुंबई। और मुंबई के ही पास है एक ग्रेटर मुंबई, और ये ग्रेटर मुंबई भी 2 आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है। ये एक आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है जिसको बोलते हैं साल सीट आइलैंड। ये जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, जब भी आप ब्रिटिश के बारे में पढ़िएगा, या जब भी आप पुर्तगीज के बारे में पढ़िएगा, बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर रहे उसके बारे में पढ़िएगा, या मराठा के बारे में पढ़िएगा, पेशवा के बारे में पढ़िएगा, तो ये सालसीट आइलैंड बार बार आएगा। तो जो अभी का ग्रेटर मुंबई जगह है वो सालसीट आइलैंड के ऊपर ही बसा हुआ है, यानी वो भी क्या है, एक आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है। बस हमें इतना बताना था कि जो मुंबई सिटी है ये 7 आइलैंड के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए इसको सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स भी बोलते हैं। और अगर ग्रेटर मुंबई को भी देख ले तो ये 9 आइलैंड से बना हुआ है। और जो सालसीट का जो फेमस हिस्टोरिकल आइलैंड है, क्योंकि हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, उसके ऊपर भी ग्रेटर मुंबई है। ये 7 आइलैंड का आपको नाम नहीं याद रखना, ये हमने ऐसे ही आपको बताने के लिए बताया, दिखाने के लिए बताया। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मुंबई इज लोकेटेड ऑन 7 आइलैंड्स, एंड दीज 7 आइलैंड्स वंस सेपरेटेड बाय द वाटर नाउ हैज बीन कंबाइंड टुगेदर, एंड ब्रिटिश डिड ए लॉट ऑफ वर्क्स इन ऑर्डर टू कंबाइन दीज आइलैंड्स। ये आइलैंड्स को जोड़ने के लिए, वहां पर मिट्टी भरने के लिए, पानी को कट करने के लिए बहुत सारा काम भी किया। दूसरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फुमडिस। देखिए ये जो लेक दिख रहा है आपको, ये लोकतक लेक है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, शायद 70th बीपीएससी में पूछा है कि लोकतक क्या है, लेक है क्या है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो कुछ एक्स्ट्रा भी हम बता देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लिंक रहता है कि या तो क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ है, या किसी कारणवश वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसीलिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो देखिए ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि लोकतक क्या है, एक लेक है। तो एक लेक है लोकतक। ये लोकतक लेक मणिपुर में सिचुएटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है। ये लोकतक लेक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक खास वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मतलब जो पत्ता जैसा होता है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, वो सब मेनली रूप से क्रीपर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं, उस तरह के पेड़ पौधे हैं। और खास करके जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसी के द्वारा जो मर उड़ जाते हैं जीव जंतु, वो यहाँ पड़े और वो सोलिडिफाई होके ये जो लेक है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये लोकटक लेक है और इस लोकटक लेक में पानी भरा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर जो लोकटक लेक के ऊपर में ऐसा पानी है, तो इसके ऊपर में एक पूरा स्पंज जैसा बन गया, एक वेजिटेशन का जाल बिछ गया है। और ये वेजिटेशन का जाल ऐसा है कि ये ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि ये एक आइलैंड है। इसी को हम लोग फुमडीज बोलते हैं। यानी फुमडीज क्या है, दिस इज नथिंग बट वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा, एंड विच हैज कन्वर्टेड इनटू स्पंज लाइक स्ट्रक्चर फ्लोटिंग ऑन द लोकटक लेक। ये लोकटक लेक के ऊपर तैरते रहता है और ऐसा लगता है कि ये क्या है, एक आइलैंड हो गया। और इसी के ऊपर यही फुमडी जो है, इसी से बनता है कैबल लेमजो नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में तो नहीं पूछा है पर कभी पूछा जा सकता है कि कैबल लेमजो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो ये कैबल लेमजो नेशनल पार्क लोकतक लेक के ऊपर में जो फुमडीज है, जो वेजिटेशन है, जो मर गया है, मिट्टी जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया है, आइलैंड जैसा दिखता है, उसी को कैबल लेमजो नेशनल पार्क बोलते हैं। और ये दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड है। इसको नेशनल पार्क की भी मान्यता प्राप्त हुई है, एंड इट इज वन, मतलब कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, जो फ्लोट करती है। और इसी के ऊपर एक खूबसूरत डियर होता है जिसको हम लोग सांघाई या डांसिंग डियर बोलते हैं, क्योंकि वो इसके ऊपर डांस करते रहता है, उछलते कूदते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग डियर, या जो संघाई डियर है या डांसिंग डियर है, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये डांसिंग डियर या जो संघाई डियर है वो कहाँ है, कैबल लेमजो नेशनल पार्क में है, जो क्या है, फुमडीज पर सिचुएटेड है। मतलब जो वेजिटेशन है, सोयल है, इस तरह से लोकटक लेक के ऊपर में एक पूरा परत बैठ गया है, और वो परत ऐसा तैरते रहता है लोकटक लेक के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर संघाई डियर अपना निवास करती है और वहाँ खाना खाती है और आराम से रहती है। तो संघाई डियर हो या कैबल लेमजो नेशनल पार्क हो, लोकटक लेक हो, मणिपुर हो, ये सबसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी से आज का हमारा जो लेक्चर था ये आइलैंड्स का, ये पूरा खत्म होता है। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और हमारा और भी वीडियो देखते रहिए। आगे के लेक्चर जो ड्रेनेज सिस्टम आएंगे उसका भी देखते रहिए। रिवर्स के बारे में बहुत डिटेल से हम क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।